बात कि पसमानदा के नाम पे अली अनवर तो राज्यसभा के एमपी बन गए, लेकिन आज तो देखा होगा ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा भी कायम हुआ था। उसके भी डॉक्टर एजाज साहब अब जेडीयू ही से राज्यसभा के एमपी बने। पसमानदा के नाम पे आपने देखा कि एक यूपी में आदित्य योगीनाथ की सरकार में एक दानिश अंसारी हैं, पसमानदा के वो नुमाइंदा बने हुए हैं। पसमानदा मुसलमानों के दरमियान जो एक तफरीक पैदा करने की बीजेपी की साजिश है, उसके शिकार मुसलमान हो रहे हैं। और आपको अपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि एक ज़माने में लोग घंटियां बांधते थे, कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था, और यहाँ तक के तफरीक था हिंदू भाइयों के अंदर में कि अगर वो छूट जाता था तो उसके हाथ का पानी लोग नहीं पीते थे, अगर गुजर जाता था तो उसको लोग धुला देते थे। लेकिन आज हिंदू भाइयों की दुकान से जो दलित हैं उनके यहाँ होटल में बैठ के खाना भी खा रहे हैं। होटल में अक्सर और बेशतर दलित लोग काम करने वाले हैं। पान की दुकान हो, मोदी की दुकान हो, चाय की दुकान हो, दलितों के दुकान में बड़ा से बड़ा फॉरवर्ड हिंदू भी खा पी रहा है। लेकिन मुसलमानों में ये तफरीक पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान पसमानदा कुछ और हैं, फॉरवर्ड कुछ हैं। देखिए, अगर पसमानदा के हुकूक का कोई सल्ब कर रहा है, कोई पसमानदा के हुकूक को मार रहा है, तो फॉरवर्ड मुसलमानों के तो यहाँ पर कोई सत्ता नहीं है, कोई इक़्तिदार नहीं है जहाँ हम उनसे लड़ाइयाँ लड़ें। आपके अंदर क्षमता है तो आप भी बढ़ कर के आप देख सकते हैं कि अभी उमर नूरानी साहब को बना दिया गया चेयरमैन। आपके अंदर सलाहियत है तो देखा मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब को बना दिया गया चेयरमैन। एक ज़माने में कांग्रेस ने ज़ियाउर रहमान अंसारी को भी बनाया, तो फुरकान अंसारी को भी बनाया। तो देखिए, ये हमारी लड़ाई ये रुख मोड़ रही है फॉरवर्डों से लड़ने के लिए, जिसकी इक़्तिदार नहीं है। जिस बी टीम तो और भी पार्टियों को लोग कहते हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम बी नहीं हैं बल्कि हम ए टीम हैं। आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, चंद्रशेखर का आंदोलन एक यादगार बन करके रह गया है। जयप्रकाश नारायण का भी बिहार का आंदोलन एक हिंदुस्तान का हिस्सा बनकर, तारीख का हिस्सा बनकर के रह गया है। प्रशांत किशोर का नाम तारुफ का मोहताज नहीं है, और प्रशांत किशोर के खेमे में, उनकी टीम में एक अदना सा सिपाही बड़ा से बड़ा मंत्री का मुकाबला करेगा, और ये जनसुराज एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर मोहम्मद कलीम अंसारी साहब। डॉक्टर कलीम साहब ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के गया ज़िला के उपाध्यक्ष हैं और ये दारुल फलाह एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। साथ ही अभी वर्तमान में ये जन स्वराज पार्टी के गया ज़िला के प्रवक्ता हैं। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। विज़न आजकल का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये आप तो काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। दिल्ली में आप विधानसभा चुनाव भी लड़ा था उठावले जी के पार्टी से, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था, और बहुत समय पर कई बार आपको अलग अलग मंचों से आपको भाषण देते, कई सामाजिक संस्थाओं से भी आपको बोलते मैंने मंच से सुना है। तो एक लंबे समय तक आप राजनीति में और समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। ये अचानक से जन स्वराज में जाने का निर्णय क्यों ले लिया? इमरान भाई, दरअसल मैंने महसूस किया कि बिहार के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस, आरजेडी या जेडीयू बिहार में थोक से वोट देने का काम करते आ रहे हैं और किंग ऑफ मेकर बनते रहे हैं, बादशाह बनाने का काम किया है। लेकिन मैंने महसूस किया कि सिर्फ हमारा इस्तेमाल होता है, और मेरे पास ऑप्शन ना होने की वजह कर कांग्रेस के बाद हमने आरजेडी को, आरजेडी के बाद फिर जेडीयू को, और बीजेपी की नफ़रत की बुनियाद पर, मुसलमानों के साथ जो उसका सौतेलापन है उसकी बुनियाद पर हम लोगों ने इन दोनों ही में सोलह करके रह गए। लेकिन मुसलमानों के साथ आरजेडी ने सिर्फ हसीन
बनाने का काम किया, आधे दर्जन से जायद मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और इसी वजह कर मैंने जन स्वराज को ज्वाइन किया। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और ये आरोप लगाया जाता है जन स्वराज पर। आपको क्या लगता है, ये बीजेपी की बी टीम होते हुए आप वहाँ गए हैं? ऐसा है कि मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है कि गालिब बुरा न मान जो वाइस बुरा कहे, वो कौन है जिसे सभी अच्छा कहे। बी टीम तो और भी पार्टियों को लोग कहते हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम बी नहीं हैं बल्कि हम ए टीम हैं। अच्छा, जी हाँ। चलिए डॉक्टर साहब, आप अंसारी जाति से आते हैं, मुसलमानों में आपके नाम के साथ टाइटल लगा हुआ है डॉक्टर मोहम्मद कलीम अंसारी। अभी मैं जैसा देखता हूँ देश भर में कि जब ये वक्फ बिल आया उस वक्त कुछ मुस्लिम नेता जो थे उन्होंने ये बयान दिया कि ये जो पासमानदा हैं उससे वक्फ बिल जो आया है उससे उनको फ़ायदा होगा, और जो ये मुसलमान जो फॉरवर्ड शेख सैयद पठान जो मुसलमान थे वही उस पर काबिज़ थे। अब जब ये बिल आया है तो इस बिल का फ़ायदा जो पासमानदा मुसलमान हैं उनको मिलेगा। तो क्या लगता है, ये जो बीजेपी में कुछ नेता हैं या बीजेपी के खुद बड़े नेता हैं वो ये बयान देते हैं कि हम मुस्लिम के विरोधी नहीं हैं, बल्कि जो मुस्लिम पासमानदा मुस्लिम हैं हम उनके हित में ये कदम उठाया है वक्फ बिल जो आया है। तो आपको क्या लगता है ये जो बयान बीजेपी की तरफ से आता है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने छेड़ी है, और मैं इस पे अगर बोलना चाहूँगा तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि सबसे पहले पसमानदा का आवाज़ उठाने वाला अली अनवर साहब थे। अली अनवर साहब जो राज्यसभा सदस्य जी जेडीयू से वो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे उस ज़माने में, और वो ट्रेन भर करके पूरे गया ज़िला से, इमामगंज से, गुरुआ से, शिवघाटी से पसमानदा के नाम पे ट्रेन भर भर करके लेके गए दिल्ली। और दिल्ली गए तो आपके प्रधानमंत्री वीपी सिंह के मौजूदगी में उस स्टेज पे मैं भी मौजूद था। पसमानदा के बारे में पसमानदा के बैनर से वो प्रोग्राम हुआ, और वीपी सिंह के मौजूदगी में मैंने वो बातें कही, पसमानदा के हुकूक की बातें कही। लेकिन अफसोस की बात कि पसमानदा के नाम पे अली अनवर तो राज्यसभा के एमपी बन गए, लेकिन आज तक पसमानदा के जो हुकूक मिलनी चाहिए थी और जो बातें करते हैं वो मैं समझता हूँ कि आज भी वो पसमानदा महरूम है, और सरकार से एक चीज़ भी पसमानदा के लिए, भलाई के लिए उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। तो इस तरह के इस्लाम मज़हब के मानने वाले हमारे जो रहनुमा हैं, आपने याद देखा होगा ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा भी कायम हुआ था, उसके भी डॉक्टर एजाज साहब अब जेडीयू ही से राज्यसभा के एमपी बने। पसमानदा के नाम पे आपने देखा कि यूपी में आदित्य योगीनाथ की सरकार में एक दानिश अंसारी हैं, पसमानदा के वो नुमाइंदा बने हुए हैं। मैं समझता हूँ तंजीम अइम्मा मसाजिद हो, जमात उलमाए हिंद हो, या पसमानदा मुसलमानों के दरमियान जो एक तफरीक पैदा करने की बीजेपी की साजिश है, उसके शिकार मुसलमान हो रहे हैं। और हमारे कुरान और हदीस और इस्लाम में बैकवर्ड और फॉरवर्ड की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को एक तरजीह फ़ौक़ियत नहीं दी गई है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो। ये सियासी साजिश का एक हिस्सा है बीजेपी का कि मुसलमानों में एक तफरीक पैदा करता हो। इसलिए पसमानदा के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कुछ हासिल तो नहीं होगा। वो ज़माना मुझे याद आ रहा है कि आपको अपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि एक ज़माने में लोग घंटियाँ बांधते थे, कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था, और यहाँ तक के तफरीक था हिंदू भाइयों के अंदर में कि अगर वो छूट जाता था तो उसके हाथ का पानी लोग नहीं पीते थे, अगर गुजर जाता था तो उसको लोग धुला देते थे। लेकिन आज हिंदू भाइयों की दुकान से जो दलित हैं उनके यहाँ होटल में बैठ के खाना भी खा रहे हैं। होटल में अक्सर व बेशतर दलित लोग काम करने वाले हैं। पान की दुकान हो, मोदी की दुकान हो, चाय की दुकान हो, दलितों के दुकान में बड़ा से बड़ा फॉरवर्ड हिंदू भी खा पी रहा है। लेकिन मुसलमानों में ये तफरीक पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान पसमानदा कुछ और हैं, फॉरवर्ड कुछ हैं। यह कुरान बिल्कुल सख्ती से
इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि शुअब व क़बाइल लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। अल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि ईमान वालों, किसी भी बैकवर्ड को फॉरवर्ड को, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, किसी शोबे और कबीलों को एक दूसरे पे फौकियत नहीं दी गई है, बल्कि अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब बंदा और बरगुज़ीदा बंदा वो है जो तकवा और परहेज़गार होगा। इस चीज़ को बीजेपी हमारे दरमियान मुसलमानों के अंदर तफरीक डालने के लिए मुसलमानों में बैकवर्ड, फॉरवर्ड और पसमानदा के नाम पे अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। लेकिन उनका जो पासमानदा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि हम राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, हमें राजनीति में हिस्सा नहीं मिल रहा है। जो फॉरवर्ड मुस्लिम है उनको राजनीति में हिस्सा मिलता है, ये उनका आरोप रहता है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर पसमानदा के हुकूक का कोई सल्ब कर रहा है, कोई पसमानदा के हुकूक को मार रहा है, तो फॉरवर्ड मुसलमानों के तो यहाँ पर कोई सत्ता नहीं है, कोई इक़्तिदार नहीं है जहाँ हम उनसे लड़ाइयाँ लड़ें। आपके अंदर क्षमता है तो आप भी बढ़ कर के आप देख सकते हैं कि अभी उमर नूरानी साहब को बना दिया गया चेयरमैन। आपके अंदर सलाहियत है तो देखा मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब को बना दिया गया चेयरमैन। एक ज़माने में कांग्रेस ने ज़ियाउर रहमान अंसारी को भी बनाया, तो फुरकान अंसारी को भी बनाया। तो देखिए, ये हमारी लड़ाई ये रुख मोड़ रही है फॉरवर्डों से लड़ने के लिए, जिसकी इक़्तिदार नहीं है। जिस कौम के पास इक़्तिदार ही नहीं हो, आप उस कौम से लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे। यही तो साजिश है हुक्मरानों की, यही मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। जो पसमानदा समझते हैं कि हमें फॉरवर्डों से लड़ना चाहिए, मैं समझता हूँ ये फॉरवर्डों से नहीं, ये सरकार से लड़ने की चीज़ है। और इस लड़ाई में पसमानदा का साथ अगर फॉरवर्ड को भी देने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हमारे साथ में शामिल होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शामिल होंगे कि मैं ख़ुद मदरसे में तालीम हासिल किया, और मैं डंके की चोट पर कहूँगा कि जितने मदारिस हैं, ख़ास कर पहले, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो ज़्यादातर बड़ी फैमिली जिसको कहते हैं, सादात फैमिली कहते हैं या फॉरवर्ड कहते हैं, उन्हीं मदरसों में तालीम होते थे। और जितने हुफ़ाज़ आपको मिलेंगे, जितने उलमा मिलेंगे, या जितने जामिया में, या आपके सर सैयद अहमद ख़ान के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मैं समझता हूँ ये अदारे क़ायम उन्हीं लोगों के किए हुए हैं। लेकिन इसमें जो फ़ारिग जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ लिख कर के जो फ़ारिग हुए हैं, वो ज़्यादातर पसमानदा और बैकवर्ड मुसलमानों के एक है, जो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक तारीख़ का हिस्सा है। आपकी ज़मींदारों के वक्त में लोगों ने किसको चारपाई पे बैठने दिया, किसको नीचे बैठाया, किसको क्या कह के पुकारा, ये सारी बातें उस ज़माने की, जब ब्रिटिश का दौर था, उससे पहले जो ज़मींदारी का दौर था, वो बातें आज भी लाते हैं। जबकि आज हर इल्म वाला, अगर कोई आलिम है, कोई हाफिज़ हैं, कोई इमाम हैं, क्या आज दर्जनों मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ इमाम अंसारी हैं या पासमानदा मुस्लिम वहाँ के इमाम हैं, उनकी कितनी इज़्ज़त व कदर है, उनके पीछे मुक्तदी सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ कोई उनसे नहीं पूछता कि आप तो वो पासमानदा हैं तो आप मेरे इमाम कैसे बन गए। आप 90% मस्जिदों में, मदरसों में आज की तारीख़ में मोहतमिम भी और इमाम भी देखे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरह की जो बातें अब आ रही हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में इस तरह की अभी कोई बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मसाजिद हैं, परसेंटेज बैकवर्ड ही इमाम हैं। और अभी के जो मदरसे में पढ़ने वाले जो तलबा हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी ज़्यादातर पसमानदा कहने वाले अंसारी और बैकवर्ड ही मुसलमान उसमें ज़्यादातर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक मसाजिदों में तफरीक़ नहीं पाई जाएगी। और वो बहुत ही मतलब जो साजिश रच रहे मुसलमानों में दरार पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब इतना मजबूत है कि उसमें उन्हें कामयाबी हरगिज़ नहीं मिलेगी, इंशाअल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब, हम इन बातों से आगे निकलते हैं अलग। जो आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, वो क्या लगता है कि उससे जन स्वराज को कितना फ़ायदा मिलेगा? आपके जो अनुभव है, राजनीतिक अनुभव, उसका यहाँ पर शेरघाटी अनुमंडल में या शेरघाटी विधानसभा में क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को? किस तरह का आपका सामाजिक जुड़ाव है और लगाव है, और क्या आप पार्टी को कितनी ताकत दे पाएंगे? देखिए, अनुमंडल शेरघाटी के किसी गांव में आप चलें, किसी गांव में, और अब देखिए कि
हमारे कहाँ पर लोग नहीं हैं। जी। और इसी चीज़ को भांप लिया था निखिल कुमार ने, और दिल्ली से मुझे इलेक्शन लेकर के आए थे लड़ने के लिए, और उनका पहला इलेक्शन था। और मैं जिस गांव में गया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलीम साहब, नेता मैं हूं कि नेता आप हो। अच्छा है। और उन्होंने कहा कि मेरा इंट्रोडक्शन आप करवा रहे हैं। जबकि निखिल कुमार एक ऐसी शख्सियत हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, ऑल ओवर इंडिया में उनको जाना जाता है। वो राज्यपाल रहे, पुलिस कमिश्नर रहे, और वो पहला इलेक्शन आपकी दुआ से पूरी अच्छे तरीके से और उन्होंने जीता। सर अभी आप जनसुराज को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये बताइए। जनसुराज, वो तो बीती बातें हो गई। जनसुराज का जो भी कैंडिडेट होगा, मैं समझता हूँ कि पूरे विधानसभा में नंबर 1 पर होगा, और वो फतहयाब होकर के रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जो भी कैंडिडेट होगा साफ सुथरा होगा, विकास पुरुष होगा, और जनता के मेयार पे पूरा उतरेगा, और कौमी यकजहती का एक ऐसा पैगाम जाएगा जो बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और भारत में जनसुराज एक कौमी यकजहती, अमन और भाईचारे का एक ऐसा संदेश देगा जो एक तारीख का हिस्सा बन जाए। राष्ट्रीय एकता आप कह रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और ऐसी कौमी यकजहती का गंगा जमनी तहजीब फैलाएगी जनसुराज, जो एक तारीख का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन बोलते हैं ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड है, इसके पेड वर्कर हैं, और इतना पैसा कहाँ से प्रशांत किशोर ला रहे हैं? ये धन बल पर चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशांत किशोर जो शुरू में जो अखराजात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि प्रशांत किशोर कर रहे थे। लेकिन अब जब चुनाव जो लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर किसी को 5 रुपए नहीं देते हैं, 5 पैसे नहीं देते हैं। वो अपना कैंडिडेट अपने दम पर अखराजात करेगी, मैनेज करेगी, और जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट करके ही प्रोग्राम करते हैं। गरीब उम्मीदवार नहीं आएंगे, सिर्फ अमीर उम्मीदवार आएंगे। यही तो फ़र्क है दूसरे और जनसुराज पार्टी में। अच्छा। जनसुराज ऐसे उम्मीदवार को देगी टिकट जिसके पास घर में खाना भी नहीं होगा, उसको हम लोग जिता करके दिखाएंगे। ये हमारे प्रशांत किशोर जी का वादा है कि जिसको कोई नहीं पूछता, जिसके घर में कोई कुछ नहीं होगा लड़ने का साधन, वो जनसुराज अपना पैसा खर्च करके सारी व्यवस्था करके उसको जिताने का काम करेगी। बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र के दर्जनों मंत्री होंगे चुनाव में, बिहार के दर्जनों मंत्री होंगे चुनाव में एनडीए की ओर से, और महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, उनके दर्जनों नेता होंगे, और उन तमाम लोगों के सामने एक प्रशांत किशोर कहाँ टिकेंगे? देखिए, आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, चंद्रशेखर का आंदोलन एक यादगार बन करके रह गया है। जयप्रकाश नारायण का भी बिहार का आंदोलन एक हिंदुस्तान का हिस्सा बनकर, तारीख का हिस्सा बन करके रह गया है। प्रशांत किशोर का नाम तारुफ का मोहताज नहीं है, और प्रशांत किशोर के खेमे में, उनकी टीम में एक अदना सा सिपाही बड़ा से बड़ा मंत्री का मुकाबला करेगा, और ये जनसुराज एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। हम जीत करके आएंगे, हम फतेहयाब हो। चलिए, आप दारुल फलाह एकेडमी चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी आप काम करते हैं, आप राजनीति में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आप एकेडमी चला रहे हैं दारुल फलाह एकेडमी, वो प्रभावित नहीं होगा, या क्या किस तरह से वो काम कर रहे हैं आप? दारुल फलाह एकेडमी का हमारा मिशन है कि हमारे बच्चे बहुत जीनियस होते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे ज़हीन होते हैं, लेकिन दुनियावी तालीम से अगर उनको आरास्ता कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि किसी जगह पर वो किसी से कमतर नहीं है। दीनी और असली दोनों तालीम। हाँ, मॉडर्न एजुकेशन विथ इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामी मिजाज हो, मेरा ऐसा सपना है। सर जी, एक आखिरी सवाल। जी। आपने पसमानदा मुस्लिम पर बहुत वार किया, आपने कहा कि वो सब ठीक नहीं है, ज़ात बिरादरी की ज़्यादा बातें मुसलमानों में, ये सब कुछ करना, लेकिन आप खुद एक ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं ज़िला के। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे आप भी पासमानदा संस्था में, संगठन में हैं जो पासमानदा की बात करते हैं या लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर उनमें आप में क्या फ़र्क है?
दरअसल ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो ये जो तंजीम है देश की आज़ादी के ज़माने से तंजीम है। आप दिल्ली जब जाएंगे तो देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के पास वहाँ पर एक जगह लिखा होगा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हमारे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस रह चुके हैं और इस देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का मतलब ये हुआ कि एक तंजीम है जो एजुकेशन के लिए, फलाह बहबूद के लिए अदारा कायम करती है, नफ़रत फैलाने के लिए नहीं, भेदभाव के लिए नहीं, फलाह बहबूद, एजुकेशन और दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस कोई पॉलिटिकली पार्टी नहीं है और कभी भी आपने नहीं देखा कोई इसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, बल्कि हम सिर्फ फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं और हर समाज में काम करती है ये जो है। और पसमानदा या बैकवर्ड के जो नाम पे लोग रोटियां सेक रहे हैं या फिर जिसको हमारे दरमियान निफाक डाला जा रहा है, ये समझिए कि सिर्फ स्टेटस की बात है, गरीब और अमीर की बात है। हम आज एजुकेटेड हो जाएं, आज मालदार हो जाएं, सारी शिकायतें दूर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद कलीम अंसारी साहब, जो कि बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने बताया।